वर्क्स पार्ट 2। तो जिन्होंने वेलकम बैक टू माय चैनल कोरीडर चैनल में आप सबका स्वागत है और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हाउ जावास्क्रिप्ट वर्क्स पार्ट 2। तो जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा है पहले उसको जरूर से देख लीजिए, तभी इस वीडियो को कंटिन्यू करेगा, क्योंकि जो पिछला वीडियो है उसी का ये कंटिन्यूएशन में ये पार्ट 2 मैंने बनाया है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग जो सबसे पहले बात करेंगे वो ये है कि क्या होता है सिंक्रोनस बिहेवियर और क्या होता है एसिंक्रोनस बिहेवियर। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में हम लोग किस तरह से सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस बिहेवियर को देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे ए बी सी एक टास्क है। ठीक है, जहाँ पे ए एक टास्क है, बी एक टास्क है, सी एक टास्क है। अगर ये ए बी सी एक सिंक्रोनस बिहेवियर शो करेगा, मतलब अगर ये हमारा प्रोग्राम है जो कि एक सिंक्रोनस बिहेवियर शो कर रहा है, इनको ये सिंक्रोनसली इनसाइड टास्क शो कर रहा है, उस केस में क्या होगा? उस केस में सबसे पहले वो ए को एग्जीक्यूट करेगा, फिर बी को एग्जीक्यूट करेगा और फिर सी को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये जो आपने देखा ये एक सिंक्रोनस बिहेवियर है, जहां पे पहले ए फिर बी फिर सी, मतलब एकदम सीक्वेंशियल वे में ये चीज हुई। अगर यहाँ पे लेट से बी बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग टास्क है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ए एग्जीक्यूट होने के बाद बी को ही एग्जीक्यूट होना होगा, तभी जाके सी वाला हम पॉइंट जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे। और ये चीज़ अभी हम लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू भी देखेंगे। तो ये जो है ये आपका सिंक्रोनस बिहेवियर का एग्जाम्पल है। और ये बहुत ही मुश्किल में तब डाल देता है जब लेट से अगर कोई टास्क है और वो टास्क बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो जो रिमेनिंग टास्क है उनको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर बी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ लाइन ऑफ कोड मैंने लिखा है या कोई लूप लगाया है बहुत बड़ा सा, उस केस में क्या होगा? पहले ए एग्जीक्यूट होगा, फिर बी एग्जीक्यूट होगा, और बी क्योंकि इतना बड़ा टास्क है तो जब तक बी पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो जाता तब तक वो सी पे नहीं जाएगा। तो ये जो चीज़ है ये अगर आप जावास्क्रिप्ट के वर्ल्ड में देखें या फिर वेब डेवलपमेंट के वर्ल्ड में देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकती है हमारे यूज़र को, जो कि एक टास्क करने आया है कोई वेबसाइट पे, और अब क्या हुआ उसने एक टास्क किया, फिर दूसरा टास्क किया, वो दूसरा टास्क जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है, जिसकी वजह से यूज़र जो है वो सी टास्क को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। तो इसी वजह से सिंक्रोनस बिहेवियर कहीं कहीं पे हमें दिक्कत में डाल देता है। तो एसिंक्रोनस बिहेवियर क्या है? मान लेते हैं कि एबीसी हमारे टास्क हैं, ठीक है, जहाँ पे पहले ए एग्जीक्यूट होता है, और लेट से अगर बी यहाँ पे बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग टास्क है जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है, तो उस केस में एसिंक्रोनस बिहेवियर क्या करेगा? वो कहेगा बी तुम बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो, मैं तुमको साइड में कर रहा हूँ, हम लोग तुम्हें बाद में एग्जीक्यूट करेंगे, पहले मुझे सी एग्जीक्यूट करने दो। जब मैं सी एग्जीक्यूट कर लूँगा तब मैं वापस से बी को एग्जीक्यूट करूँगा। तो आपने डिफरेंस देखा? मैं इसको फिर से एक बार रखाता हूँ। पहले एसिंक्रोनस बिहेवियर में ए हुआ एग्जीक्यूट, फिर बी जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग टास्क का, तो मैंने कहा भाई अगर ये टाइम कंज्यूमिंग है ना तो मुझे इसको एसिंक्रोनस वे में करना चाहिए, तो मैं बी को कहूँगा भाई तुम थोड़ा साइड हो जाओ, मैंने तुम्हें मार्क कर दिया एरर से, मैं तुम पे फिर से आऊँगा, बट पहले मुझे सी को एग्जीक्यूट करने दो। जब सी एग्जीक्यूट हो जाएगा तब मैं बी को एग्जीक्यूट करूँगा। तो ये जो है हमारा एग्जाम्पल, ये हमारे एसिंक्रोनस बिहेवियर का एग्जाम्पल है। तो जहाँ पे अगर बी कोई बहुत टाइम कंज्यूमिंग टास्क है तो हम उसको एक तरह से साइड में कर देंगे, हम कहेंगे भाई तुम ठीक है अभी रुके रहो, पहले मैं सी एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग आगे ये चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एसिंक्रोनस बिहेवियर। तो आइए एक बार सिंक्रोनस बिहेवियर का एग्जांपल प्रोग्रामिंग में भी देख लेते हैं, जहाँ पे ये मैंने एक जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है और इसको मैंने लिंक किया हुआ है अपने HTML डॉक्यूमेंट के साथ, जो कि अभी तक हम लोग करते आ रहे थे। index.html से ये लिंक है, और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पे ब्राउजर में अपने रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे हमें क्या बिहेवियर मिल रहा है? 1 2 3। तो ये क्या है? ये एक सिंक्रोनस बिहेवियर है। पहले ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, और उसके बाद फिर ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, तो ए बी एंड देन सी। एसिंक्रोनस बिहेवियर क्या है? तो आइए इसको भी देखते हैं। अगर हमें एसिंक्रोनस बिहेवियर अपनी जावास्क्रिप्ट में लिखना है तो हम उसको किस तरह से लिख सकते हैं? तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से इसको कट कर लूँगा, मैं यहाँ पे एक चीज़ यूज़ करूँगा जिससे हम कहते हैं सेट टाइम आउट। ठीक है, ये एक फंक्शन है और इसके अंदर मैं एक फंक्शन को कॉल करूँगा, और इसके अंदर मैं अब जो मैंने कट किया था कंसोल लॉग 2, इसको यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा। अब सेट टाइम आउट क्या करेगा? जितने टाइम के बाद मुझे ये रिजल्ट चाहिए, जैसे मुझे कंसोल लॉग 2 चाहिए 2 सेकंड के बाद या 3 सेकंड के बाद, तो मैं यहाँ पे सिंपली कॉमा लगाऊंगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे मैं वो नंबर ऑफ सेकंड मेंशन कर दूंगा, और ये सेकंड्स जो होंगे ये मिली सेकंड्स में होंगे। तो लेट्स से अगर मुझे 2 सेकंड बाद ये करना है तो मुझे इसे 2000 मिली सेकेंड यहाँ पे लिखना होगा, और बस मुझे यहाँ पे से बंद कर देना। और अब आप देखने में जा रहे हैं कि किस तरह से जावास्क्रिप्ट एसिंक्रोनस बिहेवियर शो करता है। तो मैंने इसको किया सेव, अब मैं ऐसे करूँगा रन। ध्यान दीजिएगा, कंसोल पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छी चीज़ होने वाली है। मैंने किया इसको रिफ्रेश, 1 3 2, ऐसा क्यों हुआ? देखा आपने क्या हुआ? पहले 1 था, फिर उसके बाद ये सेट टाइम आउट आया जो कि एग्जीक्यूट नहीं हुआ, फिर 3 एग्जीक्यूट हुआ, और 2 सेकंड के बाद हमारा ये 2 एग्जीक्यूट हुआ। एक बार फिर से करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। 1 2, ये जो हमारा यहाँ पे 2 फिर से प्रिंट हो गया। तो ये जो बिहेवियर आपने देखा ये क्या था? ये एक एसिंक्रोनस बिहेवियर था। पहले लाइन ए एग्जीक्यूट हुई,
फिर यहाँ पे आया, उसने कहा ओ तुम तो टाइम लोगे 2 सेकेंड्स, ओके मैं तुम्हें नहीं एग्जीक्यूट करता हूँ, पहले मैं ये एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। ओके अब ये भी एग्जीक्यूट हो गया, ये भी एग्जीक्यूट हो गया। अच्छा अब तुम पे बारी आती है, मतलब तुम्हारी बारी आती है, तो अब आते हैं बी टास्क पे और इस बी टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं। अब ऐसा हो कैसे रहा है, आइए इसको अब देखते हैं अपनी प्रेजेंटेशन पे। तो जब हमने जावास्क्रिप्ट में ये लाइन्स लगी थी राइट, तो हुआ क्या, ये कंसोल डॉट लॉग है क्या, एक तरह से ये एक फंक्शन है। तो पहले ये लाइन गया पहली लाइन पे, कॉल स्टैक के अंदर गई, इसने इसको एग्जीक्यूट किया, और जैसे ही एग्जीक्यूट हो गई, क्योंकि भाई यहाँ पे पिछली बार की तरह कल की तरह वो लाइन नहीं है जिसमें एक फंक्शन दूसरे फंक्शन कॉल कर रहा है, सिंपली कंसोल डॉट लॉग एग्जीक्यूट होता है, रन होता है, फिर वो क्या करता है कंसोल लॉग 2 को लेता है, रन होता है, मतलब उसे पॉप करता है, फिर कंसोल लॉग 3 को पुश करता है, फिर उसे पॉप करता है। क्योंकि कोई भी फंक्शन एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, तो उसने भी सिंपली क्या किया, सिर्फ और सिर्फ पुश किया, पुश किया, पुश किया, एग्जीक्यूट किया, पॉप किया, पुश किया, एग्जीक्यूट किया, पॉप किया, पुश किया, एग्जीक्यूट किया और पॉप कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से कॉल स्टैक ने यहाँ पे वर्क किया। अगर हम बात करें अपने दूसरे फंक्शन की जो हम लोगों ने एसिंक्रोनस बिहेवियर के थ्रू देखा, उसमें क्या हुआ, पहले उसने कंसोल डॉट लॉग 1 लिया, पुश किया, एग्जीक्यूट किया, पॉप किया। अब सेट टाइम आउट की बारी आई। सेट टाइम आउट कहता है कि ओके ये तो टाइम टेकिंग प्रोसेस लग रहा है, तो अब इसको क्या करें, तो इसने कहा इसको थोड़ा साइड कर दो और कंसोल डॉट लॉग 3 वाले को ले लो, कंसोल डॉट लॉग 3 वाले को पहले एग्जीक्यूट कर लो, फिर उसके बाद सेट टाइम आउट वाले फंक्शन को एग्जीक्यूट करो, जो कि कुछ इस तरह से। अब ये सेट टाइम आउट जाता है, पुश होता है, एग्जीक्यूट होता है और फिर इसको भी पॉप कर दिया जाता है। तो इस तरह से जावास्क्रिप्ट ने इस फंक्शन को, मतलब इस तरह के प्रोग्राम को वर्क किया। अब इसके पीछे चलते हैं, मतलब इसकी इंटरनल, मतलब जो बैकएंड में क्या एक्चुअली में हो रहा है, क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन, इसको समझते हैं। तो जावास्क्रिप्ट इंजन की अगर हम बात करें तो वो कुछ इस तरह से दिखता है राइट, जहां पर उन्होंने देखा था कि जावास्क्रिप्ट इंजन में एक मेमोरी हीप होता है और कॉल स्टैक होता है, और ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में देखी थी। ठीक है, बट जावास्क्रिप्ट इंजन अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक बहुत ही छोटी चीज़ को दर्शाता है, जहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ मेमोरी हीप और कॉल स्टैक के बारे में बात करता है। मगर इससे भी बढ़कर एक चीज़ होती है, जैसे हम कहते हैं जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट। और ये जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट आपके ब्राउजर का पार्ट होता है, मतलब कि जावास्क्रिप्ट इंजन आपके जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट का पार्ट है और जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट आपकी ब्राउजर का पार्ट है। मतलब कि ये ब्राउजर आपको ये जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट चीज़, ये मतलब जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, और ये जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट आपको कुछ एडिशनल चीज़ें प्रोवाइड करता है, जो कि आपका वेब एपीआई, आपका कॉल बैक क्यू और आपका इवेंट लूप। ठीक है, तो ये थोड़ा हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड लगे ये डायग्राम, बट ये डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया, मतलब बहुत ही ईजी है, मैं भी आपको समझाऊंगा अभी, तो आपको समझ में आ गया कि किस तरह से एसिंक्रोनस बिहेवियर वर्क करता है हमारे जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो आइए अब इसको देखते हैं कि किस तरह से जो हमारा प्रोग्राम था, जो अभी हम लोगों ने रन किया राइट, वो किस तरह से वर्क किया था इन सारी चीज़ों का हेल्प करके। ठीक है, इन सारी चीज़ों का यूज़ करके बेसिकली कैसे हमारा प्रोग्राम रन किया था। ठीक है, ठीक है, तो अब इसको समझते हैं किस तरह से ये हमारा जो फंक्शन था ये वर्क किया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एडिटर हमारा दिख रहा है, हो सकता है थोड़ा दिखने में दिक्कत हो, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ क्योंकि ये मुझे दिखाना ज़रूरी था। तो पहली लाइन जब आता है हमारा ये जो प्रोग्राम है ये रन करता है, तो पहली लाइन ये एग्जीक्यूट होती है, ये हमारे कॉल स्टैक में जाता है, कॉल स्टैक में एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद ये पॉप हो जाता है। ये चीज़ हम लोगों ने अभी देखी भी थी। फिर इसके बाद सेट टाइम आउट आता है, क्योंकि हमारा कॉल स्टैक कहता है ओ ये सेट टाइम आउट है, तो ये क्या करता है, ये इसको भेज देता है वेब एपीआई के पास। क्योंकि बेसिकली कॉल स्टैक नहीं भेजता है, ये हमारा जावास्क्रिप्ट वन टाइम एनवायरनमेंट की इन सारी चीज़ों को डील कर रहा होता है। तो वो कहता है ओके तो ये तो वेब एपीआई का पार्ट है टाइम आउट, तो कहता है ओके वेब एपीआई में आ जाओ तुम, तो वो कहता है ठीक है। तो ये वेब एपीआई जो है हमारा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेब एपीआई के पास हमारा ये जो टाइम आउट है, सेट टाइम आउट है, वो भेज दिया जाता है। तो ये हमारा सेट टाइम आउट यहाँ पे इस तरह से कुछ आ जाता है, और हमारा ये वेब टाइम आउट जो वेब एपीआई है सॉरी, ये देखता है कि अच्छा कितने टाइम तक ये फंक्शन, मतलब कितने टाइम के बाद ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, और ये सारी चीज़ें वो अपने पास इस तरह से नोट करके रख लेता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो कॉल स्टैक अभी भी हमारा खाली है राइट, क्योंकि कॉल्स लॉग कंसोल डॉट लॉग 1 हुआ था, उसके बाद सेट टाइम आउट चला गया वेब एपीआई के पास, अभी भी कॉल स्टैक हमारा खाली है। तो ये क्या होगा, अब इसके पास जाएगा कंसोल डॉट लॉग 3 के पास, कंसोल डॉट लॉग 3 के पास जाएगा और इसको फिर क्या करेगा, पुश करेगा, एग्जीक्यूट करेगा और इसको यहाँ से भी पॉप कर देगा। जैसे ही ये चीज़ करेगा तब तक में हो जाएगा क्या कि वेब एपीआई कहेगा ओके हमारे 2 सेकंड पूरे हो गए हैं, तो वो कहेगा ओके इसको मैं हटाता हूँ, अब सेट टाइम आउट फंक्शन को एग्जीक्यूट कर दो। अब सेट टाइम आउट फंक्शन को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे, डेफिनेटली एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये जो सेट टाइम आउट है ये बेसिकली एक कॉल बैक फंक्शन को यूज़ कर रहा है। अभी कॉल बैक फंक्शन क्या है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आने वाले वीडियोज़ में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए समझ लीजिए कि यह एक कॉल बैक फंक्शन है। तो ये कॉल बैक फंक्शन क्या होगा, ये कॉल बैक फंक्शन आपके, और यहाँ से सेट टाइम आउट एग्जीक्यूट हो चुका है राइट, सेट टाइम आउट 2 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट हो चुका है, तो यहाँ से हट जाएगा, ये जाएगा आपके कॉल बैक क्यू के पास,
क्योंकि ये एक कॉल बैक फंक्शन है, सिंपल राइट, तभी इसका नाम कॉल बैक है। और ये जाएगा हमारे कॉल बैक फंक्शन के बाद, और इस कॉल बैक फंक्शन के पास मतलब कि ये कंसोल लॉग 2 वाली लाइन एक तरह से आप समझ सकते हो आ गई है, ठीक। अब जो ये हमारा इवेंट लूप है, अब इसका काम क्या है? इवेंट लूप का काम ये होता है कि ये हर टाइम पूरे टाइम ये चेक करता रहता है कहीं हमारा कॉल स्टैक खाली तो नहीं है, कहीं हमारा कॉल स्टैक खाली तो नहीं है। और जैसे ही वो देखता है कि कॉल स्टैक हमारा खाली है, तो इवेंट लूप क्या करता है, कॉल बैक क्यू से, क्यू का मतलब अगर आपको बताओ डेटा स्ट्रक्चर होता है क्यू, जहाँ पे मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं कि एक तरह से लाइन लगी हुई है, इस तरह से भी समझ लीजिए। तो क्यू में ही क्यू का वैसे मतलब भी लाइन ही होता है, तो वो जाता है क्यू में, कॉल बैक क्यू में, देखता है कि क्या भाई कॉल बैक क्यू तुम्हारे पास कुछ है क्या? तो कहता है हाँ, कॉल बैक क्यू कहता है, तो कॉल बैक क्यू कहता है हाँ भाई मेरे पास तो कंसोल डॉट लॉग 2 है। तो कहता है अच्छा तुम्हारे पास है, तो जल्दी से इसको क्या करो, कॉल स्टैक के पास भेजो, जल्दी से इसको कॉल स्टैक के पास भेजो, मतलब कि वही जो भी हम लोग देख रहे थे राइट, कॉल स्टैक के पास भेजो। कॉल स्टैक के पास जाता है कंसोल लॉग 2, कुछ इस तरह से। ओके, मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर दिया, एक मिनट, कंसोल कहते हैं भाई ये गया कंसोल लॉग 2, और ये क्या करता है, कॉल स्टैक इसको भी एग्जीक्यूट करता है, मतलब पुश होता है, एग्जीक्यूट होता है, और इसको भी पॉप कर देता है। इस तरह से ये तीनों चीज़ें, तीनों क्या, एक तरह से कॉल स्टैक, वेब एपीआई, इवेंट लूप, कॉल बैक क्यू, ये सारी चीज़ें एक साथ वर्क करती हैं। एक बार मैं इसको समराइज कर देता हूँ ताकि आपको पूरी तरह से आप क्लियर हो जाए। फर्स्ट लाइन पे जाते हैं, फर्स्ट लाइन तो कॉल स्टैक की है, जाता है, पुश करता है, पॉप करता है, एग्जीक्यूट करता है, काम खत्म। सेट टाइम आउट कहाँ जाता है? सेट टाइम आउट क्योंकि अगर वेब एपीआई का पार्ट है तो ये वेब एपीआई के पास जाता है, और वेब एपीआई जब तक 2 सेकंड नहीं हो जाते तब तक इसको अपने पास रखे रहता है, इसको एग्जीक्यूट नहीं करता है सेट टाइम आउट को। उसके बाद हमारा ये आता है कंसोल डॉट लॉग 3 पे, क्योंकि हमारा कॉल स्टैक तो खाली है, उसमें तो अभी कुछ गया ही नहीं है। तो ये क्या करता है, इसको पुश करता है, एग्जीक्यूट करता है, इसको भी पॉप कर देता है। उतनी देर में क्या होता है, वेब एपीआई के पास जो 2 सेकंड का लिए सेट टाइम आउट फंक्शन रखा था, वो देखता है कि ओके ये तो रन कर रहा है, तो इसको रन कर दो, 2 सेकंड हो गए, सेट टाइम आउट को रन कर दो। तो जैसे ही सेट टाइम आउट रन होता है, वो देखता है कि सेट टाइम आउट के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन है। ये कॉल बैक फंक्शन किसके पास जाता है, ये कॉल बैक फंक्शन आप एक कॉल बैक क्यू के पास जाता है। तो कॉल बैक क्यू के बाद ये पूरा फंक्शन एक तरह से आप समझ सकते हो चला जाता है, ठीक है। अब कॉल बैक मतलब कॉल बैक क्यू में ये कॉल बैक फंक्शन है। अब इवेंट लूप का काम क्या होता है, जो हमेशा इवेंट लूप पूरे टाइम चलता रहता है, पूरे टाइम, नाम ही है लूप राइट, पूरे टाइम ये चेक करता था कोई इवेंट तो नहीं है, कोई इवेंट तो नहीं है। अगर कॉल बैक क्यू में कोई भी इवेंट मिलता है, वो तुरंत से कॉल स्टैक में डाल देता है। कहता है भाई कॉल बैक क्यू तुम्हारे पास कुछ है क्या? तो कहता है हाँ है। कहता है क्या? कहता है ये कंसोल डॉट लॉग 2। कहता है जल्दी से इसको कॉल स्टैक में डालो, इसको एग्जीक्यूट करो। तो तुरंत से ये कंसोल डॉट लॉग 2 जाता है कॉल स्टैक में, पुश होता है, एग्जीक्यूट होता है, फिर वहाँ से पॉप हो जाता है। इस तरह से ही आपका ये जो जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट है वो वर्क करता है। इसी तरह से जावास्क्रिप्ट आपके एसिंक्रोनस बिहेवियर को शो कर पाती है। तो ये उसका एग्जांपल है। अभी इसको एक चीज़ और करके देखते हैं, और वो चीज़ क्या है अभी मैं बताता हूँ। इसको पहले मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, फिर मैं इसको बताता हूँ। तो अब इसमें हम लोग एक चीज़ करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपली 0 कर देते हैं, ठीक है। तो इससे हमें एक चीज़ पता चल जाएगी, अगर सेट टाइम आउट 0 है तो किस तरह से ये बिहेवियर शो करेगा। पहले क्या, ये कंसोल लॉग, अब ये आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि अब इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा। पहले ये कहाँ जाएगा, ये तो जाएगा सीधी सी बात है कॉल स्टैक के बाद। क्या ये सेट टाइम आउट जो कि 0 सेकंड पे एग्जीक्यूट होने वाला है, ये वाली लाइन पहले एग्जीक्यूट होगी, मतलब कि क्या कंसोल डॉट लॉग 1 फिर कंसोल डॉट लॉग 2 फिर कंसोल डॉट लॉग 3 होगा? क्योंकि भाई ये 0 सेकंड है राइट, सेट टाइम आउट तो तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो कुछ टाइम ही नहीं लगेगा। तो कंसोल डॉट लॉग 2, मतलब मेरा क्या कहना है कि आपको क्या लगता है इसका आउटपुट क्या आएगा। अगर मैं इसको सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 2 3 आएगा, या फिर इसका आउटपुट आएगा 1 3 और 2। क्या लगता है, थोड़ा सोचिए और फिर सोच के मुझे बताइए, ठीक है। तब तक के लिए मैं अपने आप को पॉज कर लेता हूँ, मतलब आप मुझे पॉज कर लीजिए, फिर मुझे ये बताइए। सोच लिया? तो देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। अगर आपने सोचा है कि 1 2 3 आंसर आएगा, तो मैं बता दूं ये गड़बड़ है। आंसर बेसिकली होगा 1 3 2, और इसको करके भी देख लेते हैं। मैं करूँगा इसे सेव, मैं करूँगा यहाँ पे रिफ्रेश, और आप देखेंगे आंसर है 1 3 2। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है, हमारा जो जावास्क्रिप्ट इंजन है, वो इसी तरीके से वर्क करता है। ये इसी तरह का बिहेवियर शो करता है, जहाँ पे पहले कॉल स्टैक, पहले जो अगर कोई चीज़ कॉल स्टैक के लायक है उसको दी जाती है, अगर कोई चीज़ वेब एपीआई के लायक है तो वो उसको दी जाती है, अगर कोई चीज़ कॉल बैक क्यू के लायक है जो कि चेक ऑन करता है पूरे टाइम, वो इवेंट लूप, उसको दी जाती है। तो इसी तरह से इसी प्रोसेस में ये चलता है। तो पहली चीज़ जब ये गया था तो कॉल स्टैक में गया, इसके बाद सेट टाइम आउट आया, मगर सेट टाइम आउट नहीं एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि सेट टाइम आउट जाएगा किसके पास, वेब एपीआई के पास, तो वो वहाँ पर रहेगा।
डेफिनेटली ये 0 सेकंड में है, मगर वेब एपीआई के पास तब भी ये जा चुका है, तो वहाँ पे अभी वेब एपीआई इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तब तक उससे पहले ही console.log3 वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद वेब एपीआई क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, और उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, तब जाके आपका ये जो 2 वाली लाइन है वो फिर रन करेगी, क्योंकि ये कंसिस्ट करती है एक कॉल बैक फंक्शन। तो ये जाएगी आपके कॉल बैक क्यू में, इवेंट लूप चेक करेगा कि क्या भाई हमारा कॉल स्टैक खाली है, अगर खाली है तो कॉल बैक क्यू में अगर कोई चीज़ है, कोई इवेंट है, जल्दी से डाल दो कॉल स्टैक में, उसको भी रन कर दो। इस तरह से ही आपकी जावास्क्रिप्ट वर्क करती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, कमेंट करिए अगर आपको ये अच्छा लगता है, तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा कि नहीं, क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी, इसके बारे में ज़रूर से मुझे बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर से करिए। मैं डेली नए वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, रेगुलरली मेरे चैनल में नए नए कोर्सेज भी आते रहते हैं। ये हमारी इंस्टाग्राम की कम्युनिटी है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर जो भी कोर्सेज रिगार्डिंग अपडेट होता है मैं यहाँ प्रोवाइड करता हूँ। प्लस अगर आपको मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करना है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम आईडी पे कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बाय बाय।